This call is now being recorded. This call is now taking yours. स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। ओम 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 शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निर्बलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है पिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। चले देश दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधा रस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। नीचे आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में कमलेश कुमार तिवारी जी उपस्थित हैं, जो समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और हमारी आज की फैकल्टी हैं, उनका स्वागत है। हम लोग उनका भी स्वागत कर रहे हैं जो अभी इस क्लास को ज्वाइन करेंगे, और हम लोग उनका भी स्वागत कर रहे हैं जो वीडियो के माध्यम से इसको जब ये प्रसारित होगा तब इसको देखेंगे और सुनेंगे। हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहां के मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमका सर के ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह शोहरत प्राप्त हुई है और हमारी इस एक्यूप्रेशर विधा को इतनी ख्याति मिली है और इतनी उन्नति प्राप्त हुई है। खेमका सर के कुछ सपने हैं, उनके कुछ मोटो हैं। उनका मोटो है ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत सारे संसार में फैलाने का हमारा सपना है, और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, इसका लाभ केवल आपको नहीं, आपके घर परिवार, इष्ट मित्र बंधु बांधव पास पड़ोस, इनको ही नहीं मिलेगा बल्कि समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज के क्लास की शुरुआत कर रहे हैं।
तो हम लोग तिवारी जी का स्वागत करते हैं और उनको ये क्लास हैंड ओवर करते हैं। हमको शेयर करने की आवश्यकता तो है। मैं शेयर करूँ। अरविंद सर को प्रणाम और अपने सारे साथियों को प्रणाम। जैसा सर ने कहा था कि हम लोग बीएचपी के ब्लड वाला जो पोर्शन है उस पर चर्चा करेंगे, कुछ उस पर जो भी ज्ञान है एक दूसरे से बांटेंगे। तो मैं शेयर करता हूँ सर। स्क्रीन विजुअल है ना सर? हाँ, विजुअल है। तो जैसा कि सर ने बोला, हम लोग जो ब्लड पार्ट है बीएचबी का, इस पर कुछ चर्चा करने की कोशिश करते हैं। ब्लड जो है ना, रक्त क्या है? ये स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिंग टिश्यू है। हम लोग पीछे सेल्स वाले सेक्शन में पढ़ चुके हैं कि टिश्यू क्या है, बहुत सारे सेल मिलके जब एक तरह का कार्य करते हैं तो वो टिश्यू हो जाते हैं। और जो कनेक्टिंग टिश्यू है, माने जो एक दूसरे से ब्रिज के फॉर्म में कनेक्ट होते हैं, वो कनेक्टिंग टिश्यू है। तो ब्लड जो है, ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड है, ये क्या है? स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिंग टिश्यू। एक कनेक्टिंग टिश्यू है। इसमें ये लिक्विड भी है और सॉलिड पार्टिकल्स भी हैं। तो ब्लड में क्या है? जो लिक्विड पोर्शन है, जिसको हम लोग प्लाज्मा कह रहे हैं, प्लाज्मा, और उसमें कुछ सॉलिड पार्टिकल सस्पेंडेड फॉर्म में है। मतलब वो नीचे की तरफ नहीं है, बीच में सर्कुलेट होते रहते हैं, चारों तरफ मिक्सअप है, सस्पेंड है, मतलब उनके पास कोई सपोर्ट नहीं है, वो तली में भी नहीं है, वो घूम रहे हैं, मिक्सअप है प्लाज्मा के साथ। तो जो प्लाज्मा है माने लिक्विड पार्टिकल है, और उसके साथ ब्लड से उसमें सस्पेंडेड है। इन सारी चीजों अनेक सब कुछ गूंज रहा है। रक्त जो है अनेक तत्वों, जल और जीवित जो ब्लड सेल्स है, इनसे मिलकर बना है। इसमें बहुत सारे तत्व होते हैं, जिसको आगे हम लोग थोड़ा जानेंगे। और ये इनके तत्व, एक्चुअली ये ब्लड कैसे बनता है और कहाँ पे बनता है? तो ब्लड में जो तत्व है ना, वो कुछ तत्व जो इस इंटेस्टाइन है, आंत, जीआईटी का जो पोर्शन आंत है, जीआईटी में गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, तो यहां से आंत में से कुछ तत्व एब्जॉर्ब होते हैं और एब्जॉर्ब होके ब्लड सेल्स उसमें आते हैं, ब्लड ट्यूब्स जो होती हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं, उनमें आती है, और तत्व अलग अलग जगह से आते हैं। और सारी चीज, सारे लोग, ये जो ब्लड के वेसल्स हैं, कैपिलरीज, और ये यहाँ पर सब मिलते हैं, और मिलते हैं तो ब्लड का फॉर्मेशन होता है। अलग अलग रहेंगे तो उनका अलग अलग नाम है। जब वो यहाँ पर मिल जाते हैं तो उसको हम लोग ब्लड बोलेंगे, जिसमें क्या क्या है? अनेक तत्व हैं, जल है और जीवित कणिकाएं हैं। तो ब्लड का एग्जैक्टली फॉर्मेशन ब्लड वेसल्स में होता है, लेकिन ब्लड के अलग अलग एलिमेंट अलग अलग जगह से आते हैं। जैसे कुछ बोन मैरो से आते हैं, वहां से बनते हैं, जो जीआईटी से जो इंटेस्टाइन है वहां से एब्जॉर्ब हो जाते हैं और वो आते हैं। कुछ बोन मैरो से बनते हैं, कुछ लिम्फोटिक नोड या लिम्फोटिक टिश्यू से बनते हैं और आके ब्लड का निर्माण करते हैं। तो ब्लड का निर्माण ब्लड वेसल्स में होता है, और बाकी पार्टिकल्स जो जीवित कणिकाएं हैं और बाकी चीजों का निर्माण उनका अलग अलग जगह होता है, लेकिन सब एक साथ मिक्स होते हैं ब्लड वेसल्स में। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ब्लड का जो एक्चुअल निर्माण है वो
कंप्लीट ब्लड वेसल्स में, वक्त रक्त वाहिनियां जिनको हम बोलते हैं, उसमें होता है। निर्माण में सारे बॉडी के मैक्सिमम पार्ट्स की इन्वॉल्वमेंट है, वो सहभागी है डिफरेंट, जैसे अलग तत्वों को, जल को और सेल्स को बनाने के लिए अलग अलग पार्ट है। लेकिन स्पेशली जो लीवर और स्प्लीन है, इनका एक विशेष सहयोग है। लीवर तो शरीर में सारे केमिकल रिएक्शन के लिए करीब करीब जिम्मेदार है, स्प्लीन भी जिम्मेदार है और ग्रेवयार्ड ही है, तो इनका विशेष सहयोग है। हार्ट जो एक पार्ट है बॉडी में, ये क्या करता है, ब्लड जो लिक्विड फॉर्म में, इसको बाई फोर्स सर्कुलेट कराता है बॉडी में। किडनी क्या करती है, ब्लड का सफाई करती है, प्यूरिफिकेशन करती है। लंग्स जो है, इनका काम क्या है कि लंग्स ब्लड में ऑक्सीजन इनरीच करते हैं, या अगर उसमें CO2 है तो उसको बाहर निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब ब्लड को में से ऑक्सीजन और CO2 का सर्कुलेशन, माने इन करना या आउट करना, ये काम लंग्स करता है, मतलब इनरीच करता है, और जो एक्सेस ऑक्सीजन है उनको, एक्सेस CO2 है वो बाहर निकाल देता है। तो ये काम है लंग्स का कि वो ऑक्सीजन इनरिच करता है ब्लड का। एक अजीब लिखा है कि माँ के उसमें पेट में सिर्फ ब्लड मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। और रक्त की जो प्रक्रिया है वो कहाँ शुरू होती है, रक्त बनने की प्रक्रिया जो है ना, भ्रूणावस्था में 4th to 9th वीक में ही स्टार्ट हो जाती है, पेट के अंदर ही। और ये कहाँ बनता है, अगर बोन मैरो जब तक नहीं बना है तब तक ये कहाँ बनते हैं ब्लड सेल्स, लीवर में, स्प्लीन में, लिम्फ नोड में और आंत के दीवारों, यहां से इनका फॉर्मेशन होता है। लेकिन जब बोन मैरो का डेवलपमेंट हो जाता है तो बोन मैरो से ब्लड सेल्स बनते, डिफरेंट चीजें। तो ब्लड का जो फॉर्मेशन है, बात ब्लड फॉर्मेशन मीन्स कि उनके जो तत्व हैं अलग अलग, उनका फॉर्मेशन होता है और वो ब्लड वेसल्स में आके ब्लड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये ब्लड में क्या क्या होता है मुख्य रूप से, तो जो कंपोजिशन ऑफ ब्लड अगर उसको हम लोग देखेंगे तो 42-45% जो है ब्लड सेल्स है। जो डिफरेंट सेल्स हैं सॉलिड पार्टिकल्स, वो 42-45% है। जो लिक्विड फॉर्म में जिसको प्लाज्मा कहते हैं वो 55-58%। मुख्य रूप से जो ब्लड में सेल्स हैं, ये 3 की बात हम लोग करेंगे, इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। इरिथ्रोसाइट को RBC भी बोलते हैं, रेड ब्लड सेल, ल्यूकोसाइट को व्हाइट ब्लड सेल भी बोलते हैं, और थ्रोम्बोसाइट को प्लेटलेट्स बोलते हैं, नॉर्मल भाषा में ये, लेकिन मेडिकल टर्म से इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड थ्रोम्बोसाइट। प्लाज्मा में जो वाटर का परसेंटेज वो लिक्विड फॉर्म में फ्लो करता है, तो 91 to 92% करीब वाटर है और 8 to 9% सॉलिड पार्टिकल है, क्योंकि केवल वाटर तो है नहीं, उसमें भी घुलनशील तत्व हैं जो घुले हुए हैं, तो प्लाज्मा के फॉर्म में है। तो ये तीनों जो ब्लड सेल्स हैं ये उसमें घुलनशील नहीं, वो अपने अलग इनका फंक्शन है। प्लाज्मा में जल के साथ बाकी चीजें हैं जो उनके साथ घुली हुई, तो ये प्लाज्मा है। प्लाज्मा का परसेंटेज 55 to 58 एंड ब्लड सेल्स का परसेंटेज 42 to 45। इसमें देखेंगे कि जो प्लाज्मा है इसमें कार्बनिक और अकार्बनिक, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, इस 2 तरीके के जो तत्व हैं ये दोनों हैं। तो दोनों को अगर थोड़ा डिफरेंशिएट करने की, जानने की कोशिश की जाए, तो जो कार्बनिक तत्व है ये क्या क्या आते हैं, प्रोटीन है, यूरिया है, यूरिक एसिड, और फैट है, कोलेस्ट्रॉल है और ग्लूकोज है। बस 7 to 8% डिफाइन कर रहे हैं। तो ये चीजें कार्बनिक है। जो कार्बनिक नहीं है वो क्या क्या है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, क्लोराइड, सल्फेट, फास्फेट और बाइकार्बोनेट। इनऑर्गेनिक माने कार्बनिक भी है और अकार्बनिक तत्व है। तो मुख्य रूप से ये प्रोटीन, यूरिया, यूरिक एसिड, फैट, वसा, कोलेस्ट्रॉल और ग्लूकोज है, ये कार्बनिक है, और अकार्बनिक जो है सोडियम, पोटेशियम है। तो ये 2 हिस्सों में जानने की कोशिश की कौन कौन से मुख्य रूप से कार्बनिक या अकार्बनिक तत्व हैं। इस बुक में हम लोग देखेंगे तो एंड में एक पूरा काफी दिया हुआ है कि कौन कौन से कार्बनिक तत्व हैं, उनकी यूनिटें क्या है, उनके रेंज क्या है। तो लेकिन हम लोग मुख्य रूप से कुछ पढ़ने की कोशिश करते हैं जिनकी जरूरत नॉर्मल ज्यादा पड़ती है, बाकी जरूरत सबकी है वो देखा जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे चीजें हैं
कार्बनिक तत्व, तो जिनको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। एक एल्बुमिन, कार्बनिक तत्व में इसकी परसेंटेज कितनी है? ये 50 to 65% एल्बुमिन। यह प्लाज्मा प्रोटीन है एल्बुमिन। सिंथेसिस कहाँ होता है? ये लीवर द्वारा सिंथेसाइज की जाती है। एल्बुमिन लीवर द्वारा सिंथेसाइज की जाती है, प्लाज्मा प्रोटीन है। प्लाज्मा में इसका कंसंट्रेशन कितना है? 6 to 8 ग्राम परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब कि 100 ग्राम अगर लिया जाएगा तो 6 to 8, अगर 100 ग्राम प्लाज्मा को हम देखेंगे तो उसमें 6 to 8% एल्बुमिन होगा। ये उसकी कंसंट्रेशन है। और ये क्या करता है? रक्त को विस्कासिटी प्रदान करता है। विस्कासिटी का मतलब प्रॉपर्टी एक वो होती है जो इसके फ्लो होने का विरोध करता है, उसको हम लोग विस्कासिटी बोलते हैं लिक्विड का। तो ये चूंकि विस्कासिटी होगी नहीं तो ये ऐसे ही पानी की तरह नहीं होगा पतला। विस्कासिटी का मतलब हम ये बोल सकते हैं जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, माने जो फ्लो होने का विरोध, जिसका हायर विस्कासिटी का मतलब हायर रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो, फ्लो को रोकता है विस्कासिटी, हायर विस्कासिटी। और ये ऑस्मोटिक प्रेशर में इसकी सहभागिता है। और इसमें एक और चीज ध्यान रखेंगे कि कई तत्वों को अपने साथ बांध कर निर्दिष्ट अंगों तक, जहां पे उसको ले जाने की, जैसे ये एल्बुमिन क्या करता है, आप देखेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे, हेम बिलिरुबिन को लीवर तक ले जाता है अपने साथ, और वहां पे जाके लीवर के साथ ये रिएक्ट कराता है। वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो बांध कर ले जाता है का मतलब कि कुछ चीजों को कैरी करके किसी बॉडी पार्ट तक ले जाता है जहां उसकी जरूरत होती है, एल्बुमिन का ये। तो मुख्य भूमिका इसकी ये हुई कि ये विस्कासिटी प्रदान करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए जिम्मेदार है, और कुछ चीजों को कैरी भी करता है, अपने साथ लेके जाता है। एक ये, दूसरा है ग्लोबुलिन। ये क्या करता है? ये भी प्लाज्मा प्रोटीन है। ये उसकी जो ऊपर थी वो 65 करीब, इसका परसेंटेज 50 से 65 था। ये ग्लोबुलिन का जो परसेंटेज है 29 to 34%। ये 3 प्रकार की है, अल्फा, बीटा एंड गामा। अल्फा ग्लोबुलिन कितना परसेंट है? ये भी बनता है लीवर से, 9.5 to 18%। बीटा ग्लोबुलिन क्या है? 8 to 14%। ये दोनों ही लीवर से बनता है। एल्बुमिन और ग्लोबुलिन के अल्फा और बीटा दोनों ग्लोबुलिन, ये सब लीवर द्वारा सिंथेसाइज होती है। माने इनका संश्लेषण कौन करता है? लीवर करता है, अल्फा ग्लोबुलिन और बीटा ग्लोबुलिन की। ये क्या करता है? देखिए, बीटा ग्लोबुलिन क्या करता है? ऑस्मोटिक प्रेशर प्रदान करता है, ग्लूकोज और लिपिड से कॉन्जुगेट करके ग्लाइकोप्रोटीन और लाइपोप्रोटीन बनाता है। लाइपोप्रोटीन और ये जो बनते हैं ना, अगर देखेंगे तो गाल्गी ऑपरेटस में वहां प्रोटीन जब इकट्ठा होती है, हमने पिछले लेसन में पढ़ा है, तो ये गाल्गी ऑपरेटस में इकट्ठा रहती है और वहां पे ग्लूकोज से कॉन्जुगेट करके ग्लाइकोप्रोटीन और लिपिड से कॉन्जुगेट होकर लाइपोप्रोटीन बनाते हैं। ये बीटा ग्लोबुलिन की रिक्वायरमेंट बनाने के लिए। अब तीसरा है गामा ग्लोबुलिन। ये 12 to 22% है, और ये कहाँ बनता है? लिम्फोसाइट एवं प्लाज्मा सेल द्वारा। माने गामा ग्लोबुलिन मुख्य रूप से यही ऐसा ग्लोबुलिन है जो लीवर से संश्लेषण नहीं होता है, जिसका ये कहां से होता है? लिम्फोसाइट से होता है। तो गामा ग्लोबुलिन 12 to 22% है, और ये लिम्फोसाइट्स बनता है। ये ध्यान रखना कि कहां से संश्लेषण होता है? लिम्फोसाइट से। इसका उपयोग आवश्यकता अनुसार एंटीबॉडीज बनाने में होता है। ये कई भांत की है, इसे इम्यूनोग्लोबुलिन आईजी बोलते हैं। अब हम लोग आगे थोड़ा इसको ध्यान देंगे। जो एंटीबॉडी और एंटीजन है, एंटीजन वो होता है जो बॉडी में बाहर से विदेशी कोई पार्टिकल, फॉरेन पार्टिकल बॉडी में इंसर्ट करता है जो हमारे लिए नुकसानदेह होता है, तो हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाती है उस एंटीजन का विरोध करने के लिए, एंटीजन को किल करने के लिए। जो भी फॉरेन पार्टिकल है उनको किल करने के लिए एंटीबॉडी बनती है। जो बाहर से आती है उसको क्या बोलते हैं? एंटीजन। इसीलिए हम लोग देखेंगे कोरोना में एंटीजन टेस्ट होता था। एंटीजन टेस्ट का मतलब कि क्या कुछ प्रवेश कर गया है बॉडी में, और एंटीबॉडी क्या करती है? उस एंटीजन को किल करने का काम करती है। तो ये एंटीबॉडी बनाने के लिए गामा ग्लोबुलिन की भूमिका है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं फाइब्रिनोजन। ये क्या है? फाइब्रिनोजन जो है 6 to 8% है, और
इस प्रोटीन का जो एटॉमिक वेट है, अणुभार, वो सबसे ज्यादा है, 3,40,000 है इसका एटॉमिक वेट। संश्लेषण कहाँ होता है? लीवर में। तो देखेंगे कि सबका संश्लेषण लीवर में होता है, गामा ग्लोबुलिन को छोड़ के। अल्फा, बीटा, एल्बुमिन एंड फाइब्रोनेजन, इस सबका संश्लेषण कौन करता है? लीवर करता है। हम लोग पहले भी बोले थे कि मैक्सिमम केमिकल रिएक्शन के लिए लीवर जिम्मेदार है। जब कभी किसी वजह से ब्लड कट, बॉडी में कट लग जाता है, ब्लड बाहर निकलने लगता है किसी वजह से, तो ब्लड का फॉर्मेशन, क्लॉट का फॉर्मेशन होता है। क्लॉट मतलब वहां पे ब्लड जमने लगता है, जैसे कि ब्लड बाहर जाने से रुक जाए, उसका कंसंट्रेशन हायर हो जाता है, क्लॉट का फॉर्मेशन होता है। तो ये क्लॉट का फॉर्मेशन के लिए कौन जिम्मेदार है? फाइब्रिनोजन। ये एक प्रक्रिया में फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है, और फाइब्रिन में कन्वर्ट होकर कटे हुए स्थान पर क्लॉट फॉर्म कर देता है, क्लॉट का फॉर्मेशन करता है, और उससे ब्लड का क्या करता है? ये बाहर वहां से बहना रुक जाता है। आप कभी देखेंगे आपका हाथ कहीं कट गया, तो आप उसको थोड़ी देर तक दबाए रखेंगे, किसी वजह से ब्लड का बहना रोक देंगे, तो 3 मिनट से लेके 7 मिनट के बीच में ये क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है और ब्लड का बहना रुक जाता है। तो इस बहने के रुकने के लिए जो क्लॉट का फॉर्मेशन होता है वो कौन कराता है? फाइब्रिनोजन इसके लिए जिम्मेदार है, जो फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है और फिर ये क्लॉट का फॉर्मेशन करता है। अब प्लाज्मा से अगर हम लोग फाइब्रिनोजन निकाल लेते हैं तो बचे हुए तरल पदार्थ को सीरम बोलेंगे। एक तो था सेल्स, उसके बाद प्लाज्मा, माने सस्पेंडेड पार्टिकल्स है, वो अगर हटे तो प्लाज्मा है, और प्लाज्मा में से अगर फाइब्रिनोजन बाहर निकाल दिया जाए तो जो बचा हुआ तरल पदार्थ है वो है सीरम। आप ये एक पिक्चर देखेंगे, ये देखिए, अगर ये देखेंगे इस तरह, तो ये प्लाज्मा है, ये रेड ब्लड सेल है। अगर इस प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन निकाल लिया जाए, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर मीन्स कि फाइब्रिनोजन, तो प्लाज्मा में अगर ब्लड में से ब्लड सेल निकाल लेंगे तो प्लाज्मा है, तो ब्लड मीन्स क्या हुआ? प्लाज्मा प्लस ब्लड सेल। लेकिन अगर इस प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर निकाल लिया जाएगा तो बचे हुए पदार्थ को सीरम कहा जाएगा। मीन्स कि ब्लड, ब्लड सेल, प्लाज्मा, प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजन मीन्स दैट इज सीरम। तो सीरम और पतला हो जाएगा क्योंकि फाइब्रिनोजन निकल गया क्लॉटिंग के लिए। अगर ब्लड में प्लाज्मा फाइब्रिनोजन नहीं है या कम है तो ब्लड का फ्लो बॉडी से ज्यादा होगा, क्योंकि ब्लड की क्लॉटिंग करने वाला फैक्टर अवेलेबल नहीं होगा। तो ये है प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजन, दैट इज सीरम। अब ब्लड सेल्स की बात करते हैं हम थोड़ा। ब्लड सेल क्या है? ब्लड सेल जो है ब्लड के अंदर सस्पेंडेड है, जैसे कोशिकाओं में न्यूक्लियस या अन्य ऑर्गेनेल्स है। इनकी संख्या एक निश्चित है, और इनका प्रोडक्शन और इनका डेथ, मतलब इनका बनना और इनका मृत्यु दोनों ही बैलेंस है। एक लिमिट में बनते हैं, एक बनने की प्रक्रिया है, इनके डेथ की प्रक्रिया है, कुछ टाइम है, उस हिसाब से बनेंगे। और एक ये बहुत अच्छा है कि स्प्लीन सभी प्रकार की कणिकाओं का ग्रेवयार्ड है, कब्रिस्तान। जब भी ब्लड सेल्स की डेथ होती है तो कहाँ पे जाते हैं? स्प्लीन के पास, वहां वो कंज्यूम करती है, माइक्रोफेज उनको खा जाते हैं, अलग अलग हिस्सों में टूट जाते हैं। तो स्प्लीन ग्रेवयार्ड है सारे ब्लड सेल्स का। ब्लड सेल सस्पेंडेड होते हैं, तो इनमें मुख्य रूप से हम लोग 3 की बात किए थे, इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। तो अगर ल्यूकोसाइट की बात करेंगे हम लोग, सॉरी इरिथ्रोसाइट फर्स्ट बात करेंगे, इसको बोलते हैं आरबीसी, रेड ब्लड सेल। तो ये जो आरबीसी है, इरिथ्रोसाइट, ये बनता कहाँ? तो शिशु के जन्म से जब तक आपका जीवन है तब तक ये बनेगा। कहाँ बनेगा? जो लंबी बोन्स हैं उनके दोनों एंड पे जो बोन मैरो प्रेजेंट है ना, उन बोन मैरो में बनता है। वर्टिब्रा की बॉडी में ये भी हड्डी है, बोन है,
और स्टर्नम और पेल्विक बोन, स्टर्नम बोन जो सामने है और पेल्विक बोन, इन दोनों बोन में, इन सब जगह यहां पर क्या बनता है, आरबीसी बनता है, रेड ब्लड सेल, एरिथ्रोसाइट का बनना कहाँ होता है। और इनकी संख्या, क्वांटिटी क्या है, 5 ± 0.5 मिलियन क्यूबिक मिलीमीटर। अगर 1 mm³ ब्लड लिया जाए तो उनमें कितनी आरबीसी की संख्या होगी, 5 मिलियन। मतलब ध्यान में, 5 का मतलब मिलियन है, मतलब मिलियन माने लाख का 10 गुना, 10 लाख। तो माने 5 मिलियन क्यूबिक पर मिलीमीटर। अगर 1 मिलीमीटर ब्लड से इनको कैलकुलेट किया जाएगा तो इनकी जो संख्या होगी वो 5 ± 0.5 मिलियन पर क्यूबिक एम। बोन मैरो के मदर कोश से आरबीसी बनने में 9 डेज लगता है, मतलब 9 डेज लगेगा बोन मैरो से आरबीसी बनने में, 9 डेज लगता है। ये क्या, ये शेप क्या है एरिथ्रोसाइट का, जो ये आरबीसी है इसका शेप क्या है, बाई कनकेव डिस्क। एक ऐसी डिस्क है जो बाई कनकेव है, माने अंदर की तरफ दबा हुआ है। ये मैं शेप दिखा देता हूं। और इसका डायमीटर क्या इतना होता है, 7 to 8 माइक्रोन। माइक्रोन माने मिलीमीटर का 1/1000, 1000वां भाग, माने 1/1000, दैट इज द ऑफ मिलीमीटर। मीटर में 1/10⁻⁶ ये माइक्रोन होता है। तो बहुत छोटा होता है, नेकेड आइज से नहीं दिखेगा आपको। तो शेप क्या हुआ आरबीसी का, बाई कनकेव, डायमीटर कितना हुआ, 7 to 8 माइक्रोन। इसके साइटोप्लाज्म में, सेल्स में जो लिक्विड होगा साइटोप्लाज्म, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, ये इंपॉर्टेंट है। आरबीसी के में कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, इरिथ्रोसाइट में न्यूक्लियस नहीं होता है। क्या होता है, एक विशेष कंजुगेटेड प्रोटीन है, उसका नाम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है वो आरबीसी, रेड ब्लड सेल के अंदर होता है, साइटोप्लाज्म में। और इस आरबीसी के हीमोग्लोबिन के कारण जो ब्लड है उसका कलर रेड दिखाई देता है। ब्लड रेड क्यों दिखता है, आरबीसी में उपस्थित हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड रेड दिखाई देता है। लाइफ कितनी है, इसका लाइफ 120 दिन है। जो इरिथ्रोसाइट है जब बन गया, वर्किंग में आ गया, तो 120 दिन के बाद इसका डेथ ऑटो में हो जाएगा, अपने आप प्रक्रिया। तो क्या होगा, 120 दिन है, अगर 100 दिन में होता तो 1%, अगर 120 दिन है तो 0.83% प्रतिदिन बनता है और प्रतिदिन मरता है। मीन्स कि ये क्वांटिटी उतनी ही रहती है, 5.05 मिलियन पर क्यूबिक एम। जितना मरता है उतना बन जाता है, तो ये बैलेंस रहता है। यहाँ पर मरने और बनने की में अगर डिफरेंस आएगा तो आपकी आरबीसी की संख्या वेरी करेगी। इसीलिए इसका मरना और बनना दोनों ही सेम है, इसलिए वो आरबीसी की जो संख्या है वो मेंटेन रहती है। क्षेत्र कितना है बाहर का क्षेत्रफल, 120 to 140 वर्ग माइक्रोन, और इसके अंदर जो वॉल्यूम है वो 87 ± 7 घन माइक्रोन। तो बहुत थोड़ा डाटा है ये, लेकिन ये हमको जानना है कि मुख्य रूप से हम जाने कि बाइकन के शेप का होता है, हीमोग्लोबिन के कारण रेड दिखता है, और 120 दिन लाइफ होती है। और इसीलिए 120 दिन से आपको पता चलेगा कि 0.83% डेथ और उनका जन्म और मरण होता है। तो ये है आरबीसी के बारे में। आरबीसी को देखना चाहेंगे हम लोग, तो ये है, ये आरबीसी देखेंगे, रेड ब्लड सेल का ये शेप होता है, अंदर की तरफ दबा होता है, इसको बोलते हैं बाई कनकेव। ये कैसा है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये शेप है, देखिए बीच में दबा हुआ है, अगर काट के देखेंगे तो बीच में दबा हुआ है, मतलब ये डायमीटर यहाँ पर ये अंदर की तरफ दबा हुआ है और ये बाहर प्रोजेक्टेड है, उभरा हुआ पोर्शन है। 7 to 8 माइक्रोन इसका दिखा रहा है, और अगर थिकनेस देखेंगे तो 2 माइक्रोन है। तो ये सेक्शनल व्यू, यहीं पर ऑक्सीजन वो कैरी करता है, शेप इसमें ऑक्सीजन कैरी करता है, तो ये हीमोग्लोबिन है।
अब ये जो आरबीसी है एरिथ्रोसाइट, इसके कंपोजिशन को डिफाइन किया गया है। इस एक तो ब्लड में ब्लड सेल्स है और प्लाज्मा है। इस ब्लड सेल में भी लिक्विड है, सॉलिड है और लिक्विड है। एरिथ्रोसाइट कैसे बना हुआ है? तो 60 to 70% ब्लड है, सॉरी वाटर है, 60 to 70% वाटर है और 30 से 40% सॉलिड एलिमेंट। मतलब आरबीसी में भी जल है और कितना 70% तक है। और अकार्बनिक और कार्बनिक, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों तत्व हैं इनमें एरिथ्रोसाइट में। अब क्या क्या है मुख्य रूप से, वहां भी हम लोग पढ़े थे, सोडियम, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, फास्फेट, जिंक, कॉपर, ये अकार्बनिक। और कार्बनिक क्या क्या है? परसेंटेज अकार्बनिक का कम है, 0.7 है, कार्बनिक का 29.3 से 39.32। ये परसेंटेज है कार्बनिक का सॉलिड में, आरबीसी में। क्या क्या होगा? प्रोटीन होगा, हीमोग्लोबिन, स्ट्रोमेटिन, इलिनिन। लिपिड में क्या होगा? कोलेस्ट्रॉल, लेसिथिन, सिफिलिन। ग्लूकोज होगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, केटेलेस, फास्फेटेस, थाइमिन, राइबोफ्लेविन, पायरिडॉक्सिन, एब्सॉर्बिक एसिड। तो ये कार्बनिक तत्व है और ये अकार्बनिक तत्व है। तो इरिथ्रोसाइट में ये पाए जाते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है कि वो अपने यहाँ की वो इरिथ्रोसाइट का ये पार्ट है कि नहीं, जैसे हीमोग्लोबिन, स्टोमेटिन और इलिनिन। तो ये क्वेश्चन आते हैं, आप इसको याद रख सकते हैं, क्योंकि पूछ लेते हैं कि ये एलिमेंट एरिथ्रोसाइट के पार्ट है कि नहीं। कार्बोनिक एनहाइड्रेज, केटेफेडेज, फास्फेट, ये आपको याद करना होगा एग्जाम के पर्पज से। हीमोग्लोबिन क्या है? ये कहाँ रहता है? तो आरबीसी का एक प्रोटीन है। तो ये कैसा है? एक एरिथ्रोसाइट मैंने एक पार्टिकल में कितना हीमोग्लोबिन होता है? 29 पाइकोग्राम। ये मेजरमेंट की, मास मेजरमेंट का बहुत छोटी इकाई है, तो उधर नहीं जाना, बस आप याद रख सकते हैं 29 पाइकोग्राम हीमोग्लोबिन होता है। और हीमोग्लोबिन को हम लोग मेजर करेंगे हेल्थ की दृष्टि से, तो क्या मेजर है? ये ब्लड में कैसा है, कितना होना चाहिए हीमोग्लोबिन? आरबीसी की संख्या तो मेजर किए थे, 5 ± 5 मिलियन पर क्यूबिक mm, मिलीमीटर क्यूबिक। लेकिन ये भी मेजर करना है कि हीमोग्लोबिन, क्योंकि यही कैरी करता है ऑक्सीजन को, मुख्य काम है ऑक्सीजन को कैरी करना इसका, और भी चीजें कैरी करता है, तो ऑक्सीजन कैरी करेगा। तो इसको जानना है कि ये कितना होता है। तो अगर 100 ml ब्लड लेंगे तो 14 ± 1 ग्राम कंसंट्रेशन हीमोग्लोबिन का है। हीमोग्लोबिन क्या कैसे मेजर करेंगे? 14 ± 1 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। अगर 100 ml ब्लड लिया जाए तो 14 ग्राम के आसपास आपको हीमोग्लोबिन बाई मास मेजर करके, बाई वेट बोल लीजिए, ये मिलेगा। कितना? 100 ml ब्लड में, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम से है और ये मेजरमेंट ग्राम या पाइकोग्राम में किया हुआ है। प्रत्येक इरिथ्रोसाइट में 300 मिलियन हीमोग्लोबिन होता है। एक में 29 पाइकोग्राम होता है और 100 ml ब्लड में 14 ग्राम हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन है। एक हीमोग्लोबिन में कितना एक आरबीसी कण में कितना? 300 मिलियन हीमोग्लोबिन अणु होते हैं और प्रत्येक हीमोग्लोबिन अणु में एक अणु ग्लोबिन और 4 अणु हीम और ग्लोबिन मिलकर हीमोग्लोबिन बना है। ये देखिए आप एक पिक्चर, कैसा है? ये देखेंगे कि एक ग्लोबिन अणु पे 4 हीम के अणु हैं। क्या है? प्रत्येक हीम अणु पे 4 पैरल रिंग है। आप इधर देखेंगे तो पहले देखेंगे कि हीमोग्लोबिन में 4 हीम है। हीम को हम लोग आयरन से रिलेट करेंगे। 4 हीम है और एक ग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन में एक अणु पे ये है और एक जो हीम है इस पे क्या है? एक हीम, अगर इसकी खाली बात करेंगे तो उसको यहां दिखाया गया है। तो एक हीम जो आयरन जहां लिखा हुआ है हीम, इसमें 4 पैरल रिंग है, 1 2 3 4 पैरल रिंग है। माने एक हीम में 4 पैरल रिंग है और ये ग्लोबिन जो 4 हीम मिलके मिला है वही ये ग्लोबिन यहाँ पे है। और ऑक्सीजन जोड़ने के लिए एक जगह खाली रहती है। ये जो
एक हीम है, इस पर क्या हो गया, 4 पायराल रिंग है, एक ग्लोबिन है, जैसे यहाँ दिख रहे एक हीम पे एक ग्लोबिन, तो कई लोग यहाँ पे जुड़े रहते हैं, और खाली रहती है एक जगह जहां पर ऑक्सीजन इस पे आके जुड़ता है। तो आप देखेंगे कि एक हीम पर एक ऑक्सीजन है, और एक हीमोग्लोबिन में अगर अणु देखेंगे तो 4 हीम है, इसीलिए जो एक हीमोग्लोबिन अणु है उस पे 4 ऑक्सीजन कैरी होते हैं। एक हीम माने फेरस, एक पर एक ऑक्सीजन, और एक हीमोग्लोबिन में 4 हीम है तो 4 ऑक्सीजन अणु ये कैरी करेगा। एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के अणु को कैरी करेगा, क्योंकि एक आयरन पे एक ऑक्सीजन जुड़ने की कैपेसिटी होती है, जगह होती है। इसका रासायनिक सूत्र क्या है, जो केमिकल है C712H1130O245, नाइट्रोजन का N 214, सल्फर 12, आयरन 1, और ये 4 बाहर दिया है, जिसका अणुभार 68,000 है। तो ये केमिकल रिएक्शन है, केमिकल सूत्र है जो है किसका, हीमोग्लोबिन का। ये बना कैसे, अगर इसको चेन के फॉर्म में देखेंगे तो ग्लोबिन और 2 अमीनो एसिड 141 चेन हो, अल्फा चेन, 2 बड़ी अमीनो एसिड, ये 2 छोटी और 2 बड़ी 416 चेन बीटा चेन से बना। ये चारों चेन आपस में डाई सल्फाइड लिंकेज से जुड़े हैं। तो 2 बड़ी छोटी अमीनो एसिड 2 और 2 बड़ी अमीनो एसिड से जुड़ा है, और कैसे जुड़ा है, डाई सल्फाइड लिंकेज से जुड़ी है। 100 ग्राम जो हीमोग्लोबिन है, हम देखेंगे 100 ml में कितना होता है, 14 ग्राम। 100 ग्राम हीमोग्लोबिन अगर हम देखेंगे तो कितना आयरन यूज हो रहा है, 0.3382 to 0.34, मतलब 100 ग्राम हीमोग्लोबिन अगर देखेंगे तो 100 ग्राम का मतलब है कि 14 ग्राम हीमोग्लोबिन जो होता है 100 ml में होता है, उस तरह आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 100 ग्राम हीमोग्लोबिन कहाँ में कितना आयरन यूज हो रहा है, 0.338। इस तरह आप देखेंगे पूरे ब्लड में 3 ग्राम आयरन का उपयोग हो रहा है, मतलब हमारे शरीर में जो 5 लीटर के आसपास ब्लड होगा उसमें आयरन की उपयोगिता कितनी है, 3 ग्राम। तो 3 ग्राम बॉडी में है, 100 ग्राम में 0.338। तो ये जानने की जरूरत है कि एक अणु हीमोग्लोबिन, तो 100 में ये है, तो ब्लड बॉडी में जो आयरन है उसकी उपयोगिता 3 ग्राम है। एक अणु हीमोग्लोबिन पे हम पहले बोले थे कि 4 अणु ऑक्सीजन जुड़ सकते हैं, क्योंकि एक हीमोग्लोबिन पे 4 हीम है, एक हीम पे ऑक्सीजन जुड़ेगा तो 4 अणु ऑक्सीजन जुड़ सकता है एक अणु हीमोग्लोबिन पर। और वो कितना ऑक्सीजन कैरी करेगा, तो 1.34 मिलीलीटर। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन, पीछे क्वेश्चन आया था एक बार, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 मिलीलीटर ऑक्सीजन कैरी करता है, और ये सेचुरेट मात्रा है। तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में 1.3 मिलीलीटर, आप 100 ग्राम में निकाल सकते हैं कैलकुलेट करके, तो कितना है, तो 1 ग्राम 1.3 मिलीलीटर। रक्त जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है, इसमें से जब भी हीमोग्लोबिन सेल के पास जाता है तो सेल उसमें से 4 हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन अणु में से केवल 1 ऑक्सीजन अणु उपयोग में ले आता है, बाकी वो छोड़ देता है। ऐसा नहीं है कि वो 4 आया तो उठा के रख ले, नहीं, ऑनेस्टली वो 1 सेल उठाता है ऑक्सीजन की जिसको उसकी जरूरत होती है, और बाकी आगे सर्कुलेट हो जाता है। तो यहाँ पर नेचर द्वारा ऑनेस्टली दिखाने की बड़ा अच्छा है कि 4 लेके आया है, लेकिन यूज वो 1 करता है। और ये जो ऑक्सीजन है ना, जब ब्लड में ऑक्सीजन सेचुरेट रहेगी तो उसका कलर अलग होगा, और जब कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज बढ़ जाएगी तो उसका कलर अलग हो जाएगा। एक स्कारलेट रेड है और एक पर्पल रेड है, तो अलग अलग जगह अलग। जब ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा तो रेड ज्यादा दिखाई देगा, और जब नहीं होगा तो कम दिखाई देगा। तो धमनियों में स्कारलेट रेड है और सिराओं में पर्पल रेड है। तो ये आप जाने की जब स्कारलेट रेड कब है, जब हायर ऑक्सीजन है। कितना टाइम लगता है ऑक्सीजन को उसमें जुड़ने में, तो 0.003 सेकेंड। हीमोग्लोबिन पर ऑक्सीजन लंग्स में 0.003 सेकेंड में ऐड हो जाता है, उस पर जुड़ जाता है आगे सर्कुलेट होने के लिए।
इस प्रकार सिंथेसिस पैदा हो रहे एरिथ्रोसाइट के इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट प्रवस्था स्टेज से प्रारंभ होकर रेडिकुलर प्रवस्था में, माने यहाँ पर ये बोल रहा है कि ये फॉर्मेशन इस तरह होता है, एक प्रक्रिया को बोल रहा है। इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट अवस्था से शुरू होकर रेटिकुलोसाइट प्रवस्था में समाप्त हो जाती है। इसमें एक चीज बहुत जानना है कि हीम का संश्लेषण हीम कहाँ बनता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। ग्लोबिन का संश्लेषण कहाँ होता है, राइबोसोम में। और ये दोनों कहाँ मिलते हैं, हम लोग पहले पढ़े थे गाल्गी ऑपरेटस में। हीम कहाँ बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। और ग्लोबिन कहाँ बनता है, जो ये प्रोटीन है, ये राइबोसोम में, और जाके गाल्गी ऑपरेटस में होता है, और वहां पे ग्लाइकोप्रोटीन और लाइकोप्रोटीन बनता है। तो राइबोसोम्स में ग्लोबिन बनता है जो प्रोटीन है, और हीम कहाँ बनेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये भी क्वेश्चन आया था कि हीम का संश्लेषण कहाँ होता है, आयरन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में, और ग्लोबिन का राइबोसोम में, और ये गाल्गी ऑपरेटस में। ये हम लोग पहले बोले थे कि इरिथ्रोसाइट जो आरबीसी, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, यहाँ हीमोग्लोबिन होता है। ये कह रहा है कि अगर इसके जनन के समय जब ये बन रहा है और किसी वजह से हीमोग्लोबिन का संश्लेषण सामान्य नहीं हुआ, तो वो वैसा ही रह जाएगा, फिर नहीं बनेगा। ब्लड में उपलब्ध रहेगा लेकिन वो वापस नहीं बनेगा। इसका मतलब कि अगर हीमोग्लोबिन बन रहा है, किसी कमी से हीमोग्लोबिन पूरा नहीं बना उस आरबीसी में, तो वो वैसा का वैसा ही रहेगा, दोबारा नहीं बनेगा। वो कहने की कोशिश कर रहा है। और जो फैक्टर उपलब्ध है फिर भी वो नहीं बनेगा, बल्कि जो नया आरबीसी बनेगा वो सामान्य होगा। बनने के समय अगर उसमें कमी हो गई, एनीमिया हो गई, एनीमिया का मतलब शॉर्टेज ऑफ हीमोग्लोबिन, कम हो गया आरबीसी में, तो ये आपको वो आरबीसी वैसा ही रहेगा, नया आरबीसी सही बन सकता है या बनेगा। अब ये जो हीमोग्लोबिन है, हम लोग पीछे बोले थे कि 120 दिन इसकी लाइफ होती है, 120 दिन बाद इसको डेथ होना, समाप्त हो जाना है इसको। तो जब ये 120 दिन ब्लड सर्कुलेशन के बाद क्या होता है, ये कुछ जल एब्जॉर्ब कर लेता है और फूल जाता है, साइज में बड़ा हो जाता है। तब जो ब्लड में माइक्रोफेज है, मैक्रोफेज, इनको पहचानते हैं और इनको खा जाते हैं। या स्प्लीन में ब्लड सर्कुलेशन के समय स्प्लीन के जो टिश्यू इनको पकड़ के तोड़ देते हैं। तोड़ते हैं तो क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन है वो आरबीसी, हम लोग आरबीसी के डेथ की बात कर रहे हैं, आरबीसी बनने के बाद हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगा, क्योंकि वो एक पार्ट है, अलग प्रोटीन है। आरबीसी मरती है, तो जो हीमोग्लोबिन है ये क्या होगा, ये रक्त में आ जाएगी, क्योंकि ये आरबीसी का एक पार्ट है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन है। तो ये ब्लड में आएगा, और जब ये ब्लड में आता है तो हीम और ग्लोबिन, हम लोग पहले ही बोले थे कि 4 हीम और 1 ग्लोबिन है, तो यहां पर आएगा और ये टूट जाएगा। टूटेगा तो क्या होगा, हीमोग्लोबिन, हीम और ग्लोबिन, हीम हम लोग पहले बोले थे कि फेरस से रिलेट करता है, तो हीम और ग्लोबिन 2 हिस्से में टूटेगा। ग्लोबिन जो है वो प्रोटीन है, तो प्रोटीन भंडार को चला जाएगा, और जो हीम है उसमें पैरेलल रिंग और फेरस होंगे, तो इनको ये टूटेगा। क्या होगा, ये बिलीवर्डिन होगा, माने ये जो हीम है ये कन्वर्ट होगा बिलिरुबिन में। जो हीम है ये बिलिरुबिन में कन्वर्ट हो जाएगा, और किस बिलिरुबिन में कन्वर्ट होगा, हीम बिलिरुबिन में कन्वर्ट होगा। और ये जो हीम बिलिरुबिन है ये पानी में अघुलनशील है, माने पानी में घुलेगा नहीं। कहाँ घुलनशील है ये लिपिड में घुलनशील है। रक्त में इस प्रकार बनी बिलिरुबिन जल में अघुलनशील, किंतु लिपिड में, तो जो लिपिड है इसमें ये घुलनशील है और ब्लड में घुलनशील नहीं है। तो जब ये ब्लड में नहीं घुलेगी तो ये किडनी से एक्सक्रीट नहीं होगी, बाहर नहीं निकलेगी। ये जो हीम बिलिरुबिन है ये किडनी से बाहर एक्सक्रीट नहीं होगी, क्योंकि ये पानी में घुलनशील नहीं है। जो पदार्थ घुलनशील है वो किडनी से एक्सक्रीट हो जाएगा। तो अगर ये नहीं निकलता है तो क्या करेंगे, होगा बॉडी में। हम लोग पीछे पढ़े थे एल्बुमिन, जो पहली बार पढ़े थे, आरबीसी कार्बन निकल, ये एल्बुमिन इस हीम बिलिरुबिन को पकड़ लेगा और लीवर के पास ले जाएगा। हम लोग बोले थे ना कि निर्दिष्ट अंग के पास ले जाएगा। तो ये एल्बुमिन हीम बिलिरुबिन को
पकड़कर लीवर के पास ले जाएगा और लीवर यहाँ पर जो ग्लूकोनिक एसिड अवेलेबल है उससे ये कॉन्जुगेट होगा और फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा कोल बिलिरुबिन में। हीम बिलिरुबिन कन्वर्ट होगा कोल बिलिरुबिन में और वो जल में घुलनशील है। हीम बिलिरुबिन जल में घुलनशील नहीं है, लिपिड में है, लेकिन कोल बिलिरुबिन जो बनेगा कैसे, लीवर बनाएगा, ग्लूकोनिक एसिड से रिएक्ट कराएगा और ये बनाएगा कोल बिलिरुबिन। और कोल बिलिरुबिन जल में घुलनशील है जो एक्सक्रीट हो जाता है। आप ये देखेंगे कि जो हीमोग्लोबिन है एक्चुअली ये हीम बिलिरुबिन है। यहाँ पर हीमोग्लोबिन लिखा है लेकिन हीम बिलिरुबिन है। ये ग्लूकोनिक एसिड से आप लोग इसको ठीक कर लीजिएगा, हीम बिलिरुबिन। हीमोग्लोबिन तो डेथ हो चुकी, माने वो कन्वर्ट हो चुका हीम बिलिरुबिन में। ये कॉन्जुगेट होगा ग्लूकोनिक एसिड से और कोल बिलिरुबिन में कन्वर्ट हो जाएगा। कोल बिलिरुबिन क्या करेगा, लीवर कन्वर्ट हो गए, चूंकि लीवर के पास है तो लीवर इसको बाइल जूस में भेज देगा। बाइल जूस क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पोर्शन में ड्यूडेनम में आता है बाइल जूस डाइजेशन के फंक्शन में। आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे कि कैसे फंक्शन करता है। तो कोल बिलिरुबिन बाइल जूस के थ्रू ड्यूडेनम में आ गया और ड्यूडेनम से ये दो जगह जाएगा, कुछ ये आंत में चला जाएगा और कुछ ये एब्जॉर्ब हो जाएगा ब्लड में। ये प्रक्रिया घूमती रहेगी, ये ध्यान रखना है। ये जो कोल बिलिरुबिन है पूरी तरह से आंत में नहीं जाएगा, कुछ ये ब्लड में भी जाएगा। ब्लड में चला जाएगा तो ब्लड के माध्यम से ये जब ब्लड में जाएगा तो ब्लड किडनी से सर्कुलेट होता है और वहां पर ये किडनी से फिल्टर होगा और यूरोबिलिन मूत्र में निकल जाएगा। ये क्या है, कोल बिलिरुबिन। कोल बिलिरुबिन का दो पार्ट होगा, एक आंत के थ्रू पास होगा और एक ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये यहाँ पर किडनी के थ्रू फिल्टर होगा यूरोबिलिन के रूप में और ये यूरिन से बाहर होगा। कोल बिलिरुबिन इसीलिए आपका यूरिन भी पीला अक्सर दिखता है इसी के कारण। और आंत में आ जाएगा तो आंत में जीवाणुओं द्वारा स्कीकरण होगा और स्टीरोकोबिलिन, यहाँ भी आपका जो टाइल ये जो स्टूल है वो थोड़ा येलो कलर देता है, वो इसी के कारण। कोल बिलिरुबिन का कन्वर्जन होने के कारण ये बिलिरुबिन यहाँ पर पीला कलर देता है। यूरिन और स्टूल दोनों को कौन देता है, कोल बिलिरुबिन देता है, क्योंकि ये कन्वर्ट हो जाता है अलग अलग केमिकल रिएक्शन से, तो ये होता है। इसीलिए यूरिन आपका नॉर्मली पीला दिखाई देता है इसके कारण। रक्त में बिलिरुबिन कितना होना चाहिए, 0.2 से 0.8 मिलीग्राम पर 100 ml। अगर 100 ml ब्लड लिया जाए तो कितना होगा बिलिरुबिन, 0.2 से 0.8 मिलीग्राम, बहुत छोटी यूनिट है ना। और यूरिन में कितना होना चाहिए, 0.3 से 3 मिलीग्राम। यूरिन में थोड़ा ज्यादा होगा क्योंकि वो ब्लड अगर एब्जॉर्ब कर लेगा तो। ये प्रतिदिन है, ध्यान रखिएगा। ब्लड तो 100 ml मूव नहीं करेगा, लेकिन अगर दिन भर में आप जितना भी यूरिन करते हैं, क्योंकि अगर आप 3 लीटर पानी पीते हैं तो कितना एक्सक्रीट करते हैं इस पर डिपेंड करता है। तो उस हिसाब से अगर वो मेजर किया जाएगा कि आप मान लीजिए आप 2 लीटर यूरिन करते हैं 3 लीटर में, एग्जाम्पल के तौर पे, ये डाटा नहीं है यूरिन का, वो आपको चेक करना होगा। लेकिन ये जितना भी आप दिन भर में करते हैं उसमें 0.3 से 3 मिलीग्राम यूरोबिलिन होगा। ज्यादा आने और गड़बड़ है, कम होना भी गड़बड़ है। अब ये जो है ना बिलिरुबिन, अगर ये बिलिरुबिन क्यों बना है बिलिरुबिन, कोल बिलिरुबिन, ड्यू टू डेथ ऑफ आरबीसी। आरबीसी के डेथ के कारण हीम बिलिरुबिन बना और फिर वो लीवर के पास जाके कन्वर्ट होके कोल बिलिरुबिन बना। ये क्या करेगा, ये बिलिरुबिन जो है ना थोड़ा येलो कलर देगा जहां यूरिन से स्टूल में। अगर आपका बिलिरुबिन नहीं है और इसलिए अगर कम ज्यादा है बिलिरुबिन तो स्टूल का भी कलर चेंज होगा और यूरिन का भी कलर चेंज होगा। इसीलिए यूरिन का टेस्ट और स्टूल का टेस्ट बहुत आवश्यक है। वो आपके बीमारी का सिग्नल है, वहां से आप मेजर कर सकते हैं अलग अलग डाटा कलेक्ट करके कि आपका हेल्थ कैसा है। रक्त में बिलिरुबिन की सामान्य से अधिक मात्रा शरीर के तरलों, नेत्र के एक्वस और
विट्रियस ह्यूमर को छोड़कर, एवं कोशिकाओं में मौजूद इलास्टिन के साथ पीला रंग देता है। ये जो बिलिरुबिन है ये बॉडी में येलो कलर देता है, यूरिन में भी, स्टूल में भी और बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में भी। अगर ये सामान्य से ज्यादा हो गया, स्टोलिन के साथ मिलकर पीला कलर देता है। माने पीला कलर होने के लिए जिम्मेदार कौन है? बिलिरुबिन, और मिलके किसके साथ? स्टालिन के साथ पीला कलर देता है। प्रारंभिक चरण में मुख और नेत्र की म्यूकस मेम्ब्रेन पीली होगी, म्यूकस मेम्ब्रेन पीली दिखाई देगी। यूरिन कैसा होगा? सरसों के तेल की बात पीला हो सकता है। या हायर पीला हम बोल रहे हैं कि यूरोबिलिन या बिल होगा तो मूत्र ज्यादा पीला होगा, क्योंकि वो येलो कलर में कन्वर्जन हो जाता है। येलो कलर जो दिखाई देता है उसका मुख्य कार्य यूरोबिलिन माने होल बिलिरुबिन की या हेम बिलिरुबिन की उपलब्धता है बॉडी में। बाद में क्या होगा? और जीव बढ़ेगा तो हथेलियां, पांव, त्वचा सब पीली दिखाई देने लगेंगी, शरीर की संपूर्ण त्वचा पीली दिखाई, माने जैसे जैसे बिलिरुबिन बढ़ेगा बॉडी के अंदर, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स येलो दिखाई देने लगेंगे और वो अपना कार्य नहीं करेंगे। इसकी मौजूदगी में शरीर की कोशिकाएं अपना सामान्य कार्य नहीं कर पाती हैं। गंभीर स्थिति में कोशिकाओं की मृत्यु होती है। अब ये जो पीला हो रहा है, इस पीलिया, इसको ज्वाइंटिस पीलिया बोलते हैं। और कैसे होता है, कितने तरह का होता है? ज्वाइंटिस है। अब ज्वाइंटिस जो हम लोग पीलिया बोलते हैं, पीलिया माने पीला होने लगता है, शरीर एक्सटर्नली दिखता है ज्वाइंटिस को। तो ज्वाइंटिस की क्या स्टेज है, कब है, क्या क्या रीजन हो सकता है, ये जानने की कोशिश करते हैं। ये ध्यान रखना कि ज्वाइंटिस मतलब रेड ब्लड सेल के टूटने के कारण ही हो रहा है, ये पहले से ध्यान रखना हम सब लोग। एक प्री हिपैटिक या हीमोलिटिक ज्वाइंटिस। प्री हिपैटिक शब्द लीवर के लिए इस्तेमाल किया गया है, हिपैटिक। तो प्री हिपैटिक माने लीवर से पहले, माने लीवर की भूमिका नहीं है। हीमोलिटिक ज्वाइंटिस, हीमोलिटिक यहां पर हीमोलिसिस है, रेड ब्लड सेल्स की डेथ होने को हीमोलिटिक बोलते हैं। हीमोलिसिस अगर ज्यादा हो गया या कम होगी, माने रेड ब्लड सेल की जब डेथ होने लगती है तो इसको हीमोलिटिक बोलते हैं, हीमोलिसिस। तो अगर हम लोगों ने ये देखा कि रेड ब्लड सेल के डैमेज होने से हीम बिलिरुबिन और कोल बिलिरुबिन बनता है और वो आके येलो कलर देता है। किसी केस में अगर ये डेथ बढ़ जाए, हमने बोला था कि आरबीसी की डेथ कितनी होती है? 0.83%, 120 दिन के लाइफ के हिसाब से। अगर ये परसेंटेज बढ़ जाए, मतलब डेथ रेट ऑफ हीमोलिसिस, डेथ ऑफ आरबीसी या हीमोलिसिस बढ़ जाए, तो क्या होगा? ज्यादा हीम बिलिरुबिन बनेगा। फिर वो जब ज्यादा हीम बिलिरुबिन बढ़ेगा तो लीवर पर लोड आएगा, लीवर को ज्यादा हीम को कोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन क्या हो रहा है? लीवर की कैपेसिटी है, वो अपनी कैपेसिटी से कन्वर्ट कर रहा है। तो अगर उससे ज्यादा आ गया तो ब्लड में क्या होगा? हीम बिलिरुबिन ज्यादा हो जाएगा। फर्स्ट केस रिपीट करता हूं, प्री हिपैटिक आरबीसी की डेथ रेट बढ़ गई, माने हीमोलिसिस सामान्य से अधिक हो गई। सर्पदंश हो सकता है, बेमेल रक्त ट्रांसफ्यूजन हो सकता है, नए बच्चे में भी कोई रीजन हो सकता है। रीजन कुछ भी हो, क्या हो सकता है? जब डेथ रेट आरबीसी की बढ़ जाएगी तो हीम बिलिरुबिन ब्लड में बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि लीवर की कैपेसिटी है वो सारे हीम को कोल में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, जितनी उतनी कैपेसिटी उतना वो करेगा। तो इस ज्वाइंटिस को बोलते हैं प्री हिपैटिक, माने लीवर से पहले। हीमोलिटिक माने हीमोलिसिस हो रहा है। तो इसके नाम से भी समझ में आ रहा है कि लीवर की भूमिका नहीं है, और हीमोलिटिक माने हीमोलिसिस हो रहा है, ये वो ज्वाइंटिस। दूसरा क्या? हिपैटिक या हिपेटोसेल्युलर ज्वाइंटिस। इसमें लीवर बीमार हो गया। क्या हो गया? लीवर बीमार हो गया। तो लीवर जो स्वयं बीमार हो गया तो ये रोगग्रस्त हो गया, तो ये पूरा कन्वर्जन नहीं करेगा। अगर डेथ उतनी ही हो रही है लेकिन लीवर अपनी हेम को कोल में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है या कुछ कर रहा है, माने परसेंटेज कुछ कर रहा है लीवर के अपने बीमार होने के कारण। इसकी जो पित्त वाहिनियां है ना, बैलरी कैंसिलुकली, ये जो है अगर ये डैमेज हो गई तो ये क्या करेगा? ये खुद ही कन्वर्ट नहीं करेगा, तो कुछ करेगा कुछ नहीं करेगा। इस केस में जब ये काम नहीं करेगा और ये हीम
कोल बिलिरुबिन वहां नहीं आएगा या कम आएगा, तो ये दोनों ही बढ़ा मिलेगा ब्लड में। हीम बिलिरुबिन और कोल बिलिरुबिन दोनों बढ़ा मिल सकता है, क्योंकि हीम का कन्वर्जन नहीं होगा और जो कन्वर्ट हुआ वो ट्रांसफर नहीं हुआ, तो दोनों ही बढ़ा हुआ मिलेगा। इस केस में हिपेटिक अगर दोनों बढ़ा मिलता है तो लीवर में प्रॉब्लम हो सकती है। एक है पोस्ट हिपेटिक या ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस। लीवर ठीक है, लेकिन लीवर के बाद जो कोल बिलिरुबिन है वो ड्यूडिनम में नहीं पहुंच पा रहा है, जो बाइल डक्ट है जिसके थ्रू पहुंचता है, उसमें अगर कोई रुकावट आ गई, ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, तो कोल बिलिरुबिन बंद तो किया है लेकिन वो जाएगा ही नहीं स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडिनम में। तब क्या होगा? तब कोल बिलिरुबिन की संख्या ज्यादा मिलेगी, क्योंकि कन्वर्जन तो हो रहा है लेकिन वो जा नहीं रहा है, तो हीम से कोल में कन्वर्ट हो रहा है, तो कोल की परसेंटेज ज्यादा होगी ब्लड में। मूत्र में इसकी मानना, क्योंकि मूत्र सामान्य क्यों होगी? क्योंकि इसमें लीवर का कोई उसका कोई काम नहीं है, लीवर का किडनी है, तो यहां पर यूरिन तो कलर सही होगा क्योंकि वो जितना कन्वर्ट करना यूरिन कर देगी, लेकिन मल का सामान्य क्यों नहीं होगा? क्योंकि मल का फंक्शन लीवर से है। यह ध्यान से रखिएगा, यूरिन का कौन काम करता है? किडनी। लेकिन जो बिलिरुबिन येलो करता है, अब वो बिलिरुबिन अगर नहीं आएगा तो मल का कलर अलग अलग हो जाएगा। अब यहां पर एक टेबल दिया हुआ है जिसको देख ले, कैसे पहचानेंगे हीमोलिटिक, हिपेटोसेलुलर और ऑब्स्ट्रक्टिव। ये सीरम बिलिरुबिन अगर चेक करेंगे तो इसमें हीम बिलिरुबिन ज्यादा मिलेगा क्योंकि डेप्थ ज्यादा हो रहा है। यहां पे हीम कोल दोनों मिलेगा क्योंकि वो कन्वर्ट तो कर रहा है लेकिन जा नहीं रहा है, तो दोनों ही ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि कम कर रहा है और एक तो कम कन्वर्ट कर रहा है तो हीम ज्यादा मिलेगा, और कन्वर्ट होने के बाद ट्रांसफर नहीं हो रहा तो हीम और कोल दोनों मिलेंगे। ऑब्स्ट्रक्टिव में क्या होगा? जा ही नहीं रहा है, तो हीम को तो कोल में उसने कन्वर्ट कर दिया लेकिन कोल बिलिरुबिन ज्यादा मिलेगा। तो सीरम बिलिरुबिन में ये होगा कि अगर दोनों ज्यादा है तो हिपेटिक, कोल ज्यादा है तो ऑब्स्ट्रक्टिव, और हीम ज्यादा है तो हीमोलिटिक। यूरिन यूरोबिलिनोजन हिपेटिक में ज्यादा मिलेगा, इसमें और ज्यादा मिलेगा, और पोस्ट हिपेटिक में कुछ भी हो सकता है क्योंकि यहां पर यूरिन का किडनी से लेना देना डायरेक्ट नहीं है। मल का कलर यहाँ डार्क हो जाएगा, मल का कलर डार्क क्योंकि यहाँ पर जो टॉयलेट होगा वो काला रंग का आएगा, क्योंकि कोल बिलिरुबिन कम है, हीम बिलिरुबिन ज्यादा है, तो हीम की वजह से डार्क हो जाएगा। ये दोनों रहेगा तो पेल कलर होगा, और केवल कोल जाएगा ही नहीं, ये पीला होने के लिए बिलिरुबिन जाएगा ही नहीं, तो क्ले होगा, मिट्टी की तरह होगा। सीरम एल्केलाइन फास्फेटेज कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस दोनों केस में हो सकता है, और कोल बिलिरुबिन में ये ज्यादा होगा। तो ये टेबल बताता है कि अगर आप टॉयलेट स्टूल का टेस्ट कराते हैं या यूरिन का, और इन चीजों को से अंदाजा लगता है कि ये हिपेटिक है, पोस्ट हिपेटिक है या प्री हिपेटिक। जॉइंटिस ये 3 तरीके के पाए जाएंगे। अब हम लोग थोड़ा एनीमिया पढ़ लेते हैं। एनीमिया क्या है? एनीमिया मीन्स कि जब आरबीसी में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो गई, ये हीमोग्लोबिन ही कैरी करता है ऑक्सीजन को, तो जब इसकी मात्रा कम हो गई आरबीसी में, तो इसको मेजर कैसे करते हैं? ब्लड के वॉल्यूम से करते हैं। तो ये कम होने से, चूंकि ये ही रेड कलर देता है, तो ये जितना कम होगा उतना रेडनेस कम होती चली जाएगी। तो अगर ये कम होगा तो मेम्ब्रेन, नाखून और त्वचा कैसी हो जाएंगी? पीली हो सकती है, रक्तहीन माना ब्लड नहीं दिखाई दे रहा तो रेड नहीं दिखेंगी, येलो दिखने लगेंगी, कलरलेस दिखने लगेंगी, तो ये आरबीसी है। तो आरबीसी आप मेजर करा सकते हैं तो पता चलेगा। ये क्या करेगा? शारीरिक कमजोरी और श्वास गति तेज हो सकती है। ये क्यों होगा इसको हम लोग जानेंगे। ऑक्सीजन यूज होता है एनर्जी बनाने के लिए, और हायर ऑक्सीजन चाहिए तो श्वास गति तेज होगी, और ऑक्सीजन नहीं है तो ग्लूकोज नहीं बने, एनर्जी नहीं बनेगी ग्लूकोज से, तो कमजोरी फील होगी। एनीमिया मीन्स शॉर्टेज ऑफ हीमोग्लोबिन इन आरबीसी। ये अगर 2 पिक्चर आप देखेंगे तो अगर ये मान लीजिए
एक ब्लड में ये है, तो देखिए इसमें रेड ब्लड सेल्स की संख्या ज्यादा है, रेड ब्लड सेल ज्यादा होंगे माने हीमोग्लोबिन ज्यादा है। यहाँ पर रेड ब्लड सेल कम है, डब्ल्यूबीसी उतनी ही है, व्हाइट वाले 3 की 3 ही है, लेकिन इसमें आरबीसी कम दिख रही है। तो ये आरबीसी कम है तो हीमोग्लोबिन कम होगा। तो नॉर्मल में ये हीमोग्लोबिन है और एनीमिया में ये है, माने हीमोग्लोबिन या आरबीसी की संख्या कम हो जाएगी तो इसको बोलेंगे एनीमिया। तो ये क्या होगा, ये क्यों होगा? पहली चीज तो ये कि जहां पर ये बन रहा है वहां इनका बनना कम हो जाए, जैसे बोन मैरो में बनता है। तो अगर बोन मैरो में इनका बनना कम हो जाए या हीमोग्लोबिन के संश्लेषण है तो आवश्यक तथ्य उपलब्ध न हो, भाई हम खाना नहीं अच्छे से खा रहे हैं, बाकी चीजें बनना है जो, अगर माल न्यूट्रिशन है हमने खाना ही नहीं किया, एचाइला गैस्ट्रिया भी है जो स्टमक है, पोर्ट अभी बताएंगे। तो अगर हम किसी कारण से बनना कम हो जाए तो ये एक रीजन हो सकता है। तो बनना कम होगा जब खाना अच्छे से नहीं खाएंगे, या लीवर की स्टमक का भी ये फंक्शन है, अगर वो नहीं करता है तो ये एचाइला गैस्ट्रिया हो सकता है, स्टमक में रिलीज नहीं होना इंटेस्टिक फैक्टर, ये एचाइला गैस्ट्रिया। तो ये हो जाए। दूसरा, रक्त में एरिथ्रोसाइट की मृत्यु दर बढ़ जाए, जो डेथ रेट है आरबीसी की वो हायर हो जाएगी, तो बनना उतना ही और डेथ ज्यादा हो गई तो क्या होगा, आरबीसी कम हो जाएगी। सर्पदंश, मलेरिया, परजीवी, बेमेल रक्त, अगर बेमेल रक्त ट्रांसफ्यूजन हो गया, सर्प ने काट लिया तो ये आरबीसी कम हो जाए, एक तो बनना कम हो गया या डेथ रेट ज्यादा हो गई, दो चीज। तीसरा एक कारण ही है, अलग अलग कारण होते हैं। सिकल सेल एनीमिया, वो जो ब्लड में एक सिकल सेल एनीमिया है, जो हीमोग्लोबिन है उसका शेप चेंज हो जाएगा, वो सिकल की तरह हो जाएगा, माने हंसिया की तरह हो जाएगा, तो इसको सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं। माने वो जो हीमोग्लोबिन का शेप ही है वो गड़बड़ हो जाए। थैलेसीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, ल्यूकेमिया, एनीमिया ऑफ मैलिग्नेंसी, एनीमिया ऑफ प्रेगनेंसी, एनीमिया ऑफ इन्फेक्शन। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं जो ब्लड में एनीमिया हो जाए, माने ये प्रेगनेंसी में हो सकता है, इन्फेक्शन में हो सकता है, ल्यूकेमिया में हो सकता है, प्लास्टिक एनीमिया, ये चीजें आगे आप पढ़ेंगे। तो ये चीजें हैं कि जो कुछ रोग हैं जो एनीमिया आप कम कर देंगे, कुछ वो है कि आप खाएंगे नहीं, और दूसरा डेथ रेट, ये डिजीज है जो कम करेंगे। एक बनना कम हो जाए, एक डेथ रेट ज्यादा हो जाए, या ये आपको रोग हो जाए तो एनीमिया हो जाएगी। आयरन डिफिशियंसी जो एनीमिया कम है, वो भारतवर्ष में नॉर्मली क्या पाए जाते हैं, कुपोषण है, भोजन में आयरन, प्रोटीन और विटामिन की कमी है, माल न्यूट्रिशन है। और दूसरा ये है कि जो आपकी इंटेस्टाइन है, आंत, उनके दीवालों पे कुछ हुकवर्म्स है जो आपके ब्लड के पार्ट्स को पीते रहते हैं आरबीसी में बनने के लिए। तो अगर ये पिएंगे तो आप तक एब्जॉर्ब नहीं होगा, जाएगा नहीं, तो कम होगा। एक तो खाएंगे नहीं अच्छे से, और दूसरा आपको ब्लड में पहुंचने के पहले ही जो हुकवर्म्स है वो आपको उन चीजों को एब्जॉर्ब कर ले, पी जा रहे हैं, तो आपको यहाँ पर ब्लड की कमी हो सकती है। ब्लड की कमी माने कि आयरन की डिफिशियंसी होगी, मीन्स कि आयरन की कमी से हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, तो वो एनीमिया, आरबीसी नहीं बनेगा, फिर एनीमिया हो जाएगी। कुछ क्या कह रहा है, कभी कभी अप्रत्याशित रक्तस्राव, अगर किसी को ब्लड की ब्लीडिंग हो गई बॉडी से किसी कारण से, तो वहां भी कम हो जाएगा। कभी कभी जो आयरन की मेटाबॉलिज्म है ये स्प्लीन, लीवर और पेनक्रियाज में इकट्ठा होने लगता है, इसको बोलते हैं हीमोसिडोसिस। ये केस हो गया। इस केस में अगर आयरन नहीं जा रहा है आरबीसी में हीमोग्लोबिन बनने के लिए, तो ये भी एक केस हो सकता है, ब्लड का फ्लो भी बाहर निकलना हो सकता है, रक्त का स्राव, लीकेज, ये कारण हो सकता है। अगर हम ब्लड का टेस्ट कराएंगे तो क्या मिलेगा, माइक्रोसाइटिक, जो इरिथ्रोसाइट का साइज है, माइक्रो माने छोटा, माइक्रो माने बड़ा, तो माइक्रो हो जाएगा माने आरबीसी की साइज छोटी हो जाएगी। आरबीसी की साइज छोटी हो जाएगी तो हीमोग्लोबिन क्या होगा, कम हो सकता है, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाएगी। इरिथ्रोसाइट की संख्या सामान्य से, एक तो आरबीसी की अपनी साइज कम हो गई और नंबर ऑफ आरबीसी कम हो गई, दो केस, आरबीसी कम मिलेगी, नंबर ऑफ आरबीसी, और आरबीसी की साइज कम हो जाएगी, और कम होगी तो हीमोग्लोबिन कम हो सकता है, हाइपोक्रोमिक,
और कुछ आरबीसी ऐसे होंगे जिनमें छेद हो जाए, पिक्नोटिक सेल्स इनको बोलते हैं। तो ये सारे रीजन मिल सकते हैं ब्लड में जो एनीमिया के कारण होंगे। अगर बहुत दिन तक रोगी इस तरह रहता है तो उसका नाखून कैसा होगा, नाव का आकार ले लेगा और उसकी जो जीभ होगी वो क्या हो जाएगी, इन्फ्लेम्ड हो जाएगी। तो अगर किसी का नाखून नाव के आकार है या जीभ फूला है तो एनीमिया ब्लड टेस्ट करा के ये पता कर सकते हैं कि एनीमिया है या नहीं। और एनीमिया के दो रीजन है, हम लोग इसको आज खत्म कर लेते हैं। पहले क्या था कि काफी पहले ये टेस्ट की इतनी फैसिलिटी नहीं थी तो रोगी की डेथ हो जाती थी। तो एडिशन ने 18 से 26 में इस एनीमिया का एक कारण ढूंढा। कारण क्या ढूंढा, इसको एडिशन एनीमिया भी कहते हैं, चूंकि एडिशन ने खोजा है। जो हमारा स्टमक होता है ना, उसमें जो ग्रंथियां हैं ये गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करती हैं, और वो गैस्ट्रिक जूस में कुछ इंटेस्टिक फैक्टर और न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर दो चीज पाए जाते हैं। तो इंटेस्टिक फैक्टर क्या करता है, ये हीमोग्लोबिन बनाने का काम में मदद करता है, और न्यूरोट्रॉफिक नर्व के मेंटेनेंस के लिए, जो नर्व है उसमें काम आता है। तो अगर स्टमक इंटेस्टिक फैक्टर न रिलीज करे, मीन्स की गैस्ट्रिक जूस न रिलीज हो स्टमक से, तो इंटेस्टिक फैक्टर रिलीज नहीं होगा, तो हीमोग्लोबिन आरबीसी में नहीं मिलेगा। तो ये जो एनीमिया है, एडिशन एनीमिया, ये गैस्ट्रिक जूस की बात कर रहा है। आप जो खा रहे हैं तो पेट में इंटेस्टिक फैक्टर रिलीज नहीं कर रहा है, मतलब स्टमक की प्रॉब्लम है, तो इस कारण भी हीमोग्लोबिन कम हो सकता है। इसमें क्या है, पर्निशियस एनीमिया, यही हम लोगों ने बोला था कि इंटेस्टिक फैक्टर। एचाइला गैस्ट्रिका, पर्निशियस एनीमिया और एचाइला गैस्ट्रिका है क्या, विटामिन B12 की जब कमी हो जाएगी तो ये पर्निशियस एनीमिया यहां पे भी मिलेगा, जब ब्लड में विटामिन B12 कम हो जाएगा। दूसरा, जो गैस्ट्रिक जूस है पार्शियल या फुल किसी तरह रिलीज नहीं हो रहा है, जिसको हम लोग इंटेस्टिक फैक्टर बोलते हैं, तो वो एचाइला गैस्ट्रिया है। कंप्लीट या पार्शियल एब्सेंस ऑफ गैस्ट्रिक जूस इन स्टमक, स्टमक में जब कम हो जाता है गैस्ट्रिक जूस, वो एचाइला गैस्ट्रिया है। पर्निशियस एनीमिया B12 के कारण। और ये तीसरा क्या है, सब एक्यूट कंबाइंड जीनरेशन, जब नर्व का डिजेनरेशन होगा तो ये एनीमिया के कारण। ये तीन मुख्य रूप से आपको लक्षण दिखाई देंगे। कहेंगे कि एनीमिया, इस एनीमिया के लक्षण क्या आएंगे, मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक सेल्स, माने मैक्रो माने यहां आरबीसी की साइज बड़ी हो जाएगी, साइज बड़ी होगी लेकिन हीमोग्लोबिन सामान्य रहेगा जितना रहना चाहिए। न्यूक्लिएटेड, हम लोग पहले बोले थे कि आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, तो इसमें न्यूक्लियस आ जाएंगे। दूसरा, चूंकि साइज बड़ी है एरिथ्रोसाइट की, तो उनकी संख्या कम हो जाएगी, और संख्या कम हो जाएगी तो हीमोग्लोबिन कम होगा। यहाँ पर माइक्रो की बात कर रहे हैं, माने पर्निशियस एनीमिया में माइक्रो हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और सेप इसका साइज बड़ा होगा तो इसका लाइफ छोटी हो सकती है, तो इनका हीमोलिसिस माने इनके डेथ रेट ज्यादा हो सकती है, तो सीरो में बिलिरुबिन ज्यादा मिलेगा। क्योंकि इरिथ्रोसाइट बड़ी है, इनका जीवन काल छोटा होगा, तो डेथ हो जाएगी, माना हीमोलिसिस हो जाएगी, तो सीरम में बिलिरुबिन माने कोल बिलिरुबिन, हेम बिलिरुबिन विल बी मोर, मे बी की कोल भी हो लेकिन हीम बिलिरुबिन मोर होगा, तो इरिथ्रोसाइट बड़ा होगा। बोन मैरो परीक्षण में हाइपर प्लास्टिक एक्टिविटी मिलेगी। हाइपर प्लास्टिक एक्टिविटी का मतलब है कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, इंक्रीज हो जाएंगे विद इन अ टिश्यू और आर्गन, टिश्यू या आर्गन में नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज मिलेंगे, और ये लीडिंग टू इनलार्जमेंट हो सकता है अंग के हाइपर प्लास्टिक एक्टिविटी में। गैस्ट्रिक जूस का परीक्षण करेंगे तो HCl नहीं मिलेगा। गैस्ट्रिक जूस को अगर आप टेस्ट करते हैं पेट से, तो उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं मिलने की संभावना, नहीं मिलेगा। बस 2 लाइन और। एप्लास्टिक एनीमिया, बोन मैरो, एक तो खाना नहीं खाते हैं और स्टमक की प्रॉब्लम है, दूसरा जो एक्सटर्नल है प्लास्टिक एनीमिया, अगर रेडिएशन हो जाए,
बोन मेरो जनन बंद कर देगी, क्या क्या हो सकता है? एप्लास्टिक एनीमिया मैंने बोन मेरो जो बनाता है आरबीसी वो ना बनाए। रेडिएशन से अगर ट्रीटमेंट करते हैं तो ये संभावना है कि बोन मेरो कम कर दे बनाना। दूसरा बेंजीन के टॉक्सिसिटी है, गूंद और रेंजीन के घुलनशील के लिए अगर बेंजीन टॉक्सिक हम लोग यूज करते हैं किसी कारण से, तो ये हमारा प्लास्टिक एनीमिया माने बोन मेरो बनाना ही बंद कर देगी। तीसरा है दवाओं का, हम ऐसी दवाई खा रहे हैं जो हमारे लिए विष का काम कर रही है, जैसे क्लोरेमफेनिकॉल या गोल्ड कंपाउंड। इनमें रोगी को लगातार बुखार बना रहता है, और चूंकि टेम्परेचर बना रहेगा और टेम्परेचर को कम करने के लिए ब्लड का सर्कुलेशन चाहिए, ब्लड की मात्रा कम होती जाती है, ब्लड की कम होती जाएगी, आरबीसी बनेगी। तो इस कारण से ओरल कैविटी के फेरिंग्स और ओरल कैविटी और फेरिंग्स में अल्सर हो जाता है। अगर इस केस में हम ब्लड का परीक्षण करेंगे तो क्या मिलेगा? सभी प्रकार के रक्त कणिकाओं की संख्या कम मिलेगी, क्योंकि बोन मेरो बनाता है तो नहीं मिलेगा। दूसरा क्या होगा? माइक्रोसाइटिक नार्मो क्रोनिक इरिथ्रोसाइट का आकार बड़ा होगा और हीमोग्लोबिन की मात्रा उसमें सामान्य से कम होगी। वहां तो सामान्य थी बड़ा होने पर, यह सामान्य से कम होगी। प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाएगी और बोन हाइपोप्लास्टिक माने कम होगा। वहां पर इनलार्जमेंट था, नंबर ज्यादा थे, यहाँ कम मिलेंगे नंबर। तो ये यहाँ तक हम लोग आज आरबीसी पढ़ लिए हैं और फिर आगे की तरफ रखेंगे। पांच में तो मेरा 12 हुआ है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया तिवारी जी। जो है अब हम लोग ने पूरा एक चैप्टर एर्थ्रोसाइट वाला पूरा पढ़ लिया है ब्लड का, और जितना हम लोग बार बार पढ़ते हैं तो कुछ याद होता जाता है कि नहीं पहले से, पहले की तुलना में? जी सर बिल्कुल, वो बहुत थोड़ा फर्क पड़ता है। हम लोग कम से कम 7-8 बार तो इसको पढ़ चुके, तो 7-8 बार पढ़ने में कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा ही। सारे जो टर्म्स है बहुत क्लियर होने लगते हैं, ये सारी चीजें। तो हम लोग खेमका सर को याद करें, उनकी एनर्जी को याद करें, और उस एनर्जी को हम लोग किसी और दूसरे को बताने में जरूर प्रयोग करें, क्योंकि जब ज्ञान बढ़ेगा तो उसको जरूर बताइए। बताने से ये आगे फैलेगा, और यही सबकी मंशा सबकी है, जन कल्याण की यही भावना है कि ये ज्ञान केवल हमारे तक सीमित न रहे, ये ज्ञान सब जगह फैले, और ये फैलेगा तो खेमका सर के भी सपने पूरे होंगे। ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग तिवारी जी को धन्यवाद देते हुए और अभी 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर हम आते हैं। प्रणाम सर। प्रणाम। प्रणाम सर।